बेनज़ीर भुट्टो ने तो पहले इल्ज़ाम लगाया था कि वो फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? ये नवाज शरीफ और PMLN दे आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। हमको नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते। या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। अभी जो मरियम नवाज़ का एक लीक्ड इंटरव्यू जो है वो आया है, उसमें आपने देखा कि कैसे शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने जो गाड़ियाँ जो तकरीबन 8-8, 10-10 करोड़ रुपए की इन्होंने जो गाड़ियाँ थी वो मुफ्त ले लीं। उस वक़्त के 8-8, 10-10 करोड़, अब तो वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो इन्होंने ली हैं उनकी कीमत 25-30 करोड़ रुपए से भी शायद ज़्यादा हो गई हो, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ है और फैक्ट्री बुलेट प्रूफ है। और इसके साथ जो ख्वाजा आसिफ ने वहाँ से घड़ियाँ ली हैं, जो इनके बाकी वुज़रा ने वहाँ से रिकॉर्ड लिया है, वो कोई रिकॉर्ड इस वक्त तक अवाम के सामने पेश नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ इमरान ख़ान की जो डिक्लेयर्ड एक घड़ी है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद में। लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग में लिखा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। क्या सिर्फ तरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? पीपल्स पार्टी की फंडिंग के ऊपर आप क्यों नहीं चल रहे? जो 1 अरब रुपए के लगभग मुस्लिम लीग नून ने अपनी मीडिया कैंपेन पे खर्च किया, वो फंडिंग कहाँ से आई? बेनज़ीर भुट्टो ने तो पहले इल्ज़ाम लगाया था कि वो फंडिंग उसामा बिन लादेन ने दी थी नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। ये नवाज शरीफ और PMLN दे आर सीकिंग फंडिंग फ्रॉम इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ा सीरियस ऑफेंस है और लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग की फंडिंग का जो मामलात हैं उनको छुपाना चाह रहा है। इलेक्शन कमीशन उस फंडिंग के मामलात को सामने इसलिए नहीं लाना चाह रहा कि PMLN की जो फंडिंग है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में से हिस्सा मिला है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक ख़तरनाक बात है और इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी और नून लीग की फंडिंग के मामलात सामने रखने चाहिए। दूसरा अहम मसला जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ वो कराची में जब 95% सेंसस या मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई है, तो अब हम देख रहे हैं कि हैदराबाद और कराची की आबादी में इस मरदमशुमारी जो MKM के मुतालबे पर हो रही है उसके बाद सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। यानी हैदराबाद की आबादी और कराची की आबादी में सिर्फ 29 लाख का फ़र्क रह गया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सेंसस, ये मरदमशुमारी जिसमें 45 अरब रुपया खर्च किया गया है, ये कितनी शफाफ और ट्रांसपेरेंट है। MKM की लीडरशिप के ऊपर कराची के लोग जो हैं उनको उसका एहतसाब करना चाहिए। जिस तरह ये 5-6 वज़ीरों ने अपने आप को बेचा है पीपल्स पार्टी के आगे और कराची के अवाम के हकूक़ को पामाल किया है। इस मरदमशुमारी में कराची की आबादी 20 लाख कम हो गई है पिछली 2017 की मरदमशुमारी से। सिर्फ 5 साल में 2 मिलियन लोग कराची में कम हो गए हैं और कराची की इसका मतलब ये है कि कम से कम 2 नशिस्तें जो हैं वो कौमी असम्बली में कम हो जाएंगी अगर इस मरदमशुमारी के ऊपर आप गए तो। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट कर लिया गया है, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और पंजाब के एडवोकेट जनरल को पर्सनली सोमवार से अदालत में पेश होने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको जो चैलेंज किया है वो 3 बातों पे किया है। हमने कहा है कि ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर FIRs में एंटी टेररिज्म लगाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच के फ़ैसले के मुनाफी है और ये कोई भी मुकदमा इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर वो टेररिज्म का केस नहीं बनता। दूसरी बात हमने ये कही है कि जो JIT है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाया गया है। और तीसरी बात आज ये हुई है कि जो ज़मान पाक का ऑपरेशन है उसकी लीगैलिटी को
अदालत जो है वो देखे। इन तीनों मामलात के ऊपर अदालत ने एडवोकेट जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर, अटॉर्नी जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर पेश होने का हुक्म दिया है और मंडे से इंशाल्लाह इसकी डे टू डे समाअत होगी। जो अदालतों का एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगरचे जो फ़ैसला है उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हमने उस फ़ैसले को भी माना था, हम इस फ़ैसले को भी मानते हैं। ये नहीं हो सकता एक आइन एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। ज़ाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते, और जो हमारा है वो हमारा है और जो साहब आपका है वो भी हमारा है। ये वाली पार्टियां जो है ना, ये इनका मसला है। हम तो ज़ाहिर है प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। लेकिन ये इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फ़ंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी, जो कि वफाकी काबीना है। उसके बाद दूसरा हुक्म था आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और आईजी ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि उसकी वजह यह है कि अगर दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी, और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। तो फिर तो देखें ना, अभी भी आप देखें क्या हालात हैं। हमारे कई लोग जो हैं वो इसलिए प्री अरेस्ट बेल में नहीं गए कि हम बेल करा के निकलेंगे किसी और पर्चे में पकड़ लेंगे। ये जो नीचे जो हमारी मातहत अदालतें हैं उनमें पहले ये हो गया है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग हसन न्याजी साहब हमारे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, इन लोगों ने ज़मानतें कराई, ज़मानत करा के बाहर निकले, दूसरे केस में आपने उनको पकड़ लिया। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म पे ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसके बाद तो वाहिद तरीका यह है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया।